और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे बंगाल चुनाव को लेकर। आज इलेक्शन कमीशन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4:30 बजे होनी है। ये इस वक्त की खबर हम आपको बता दें। आज शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या डिटेल्स मिल रही है? विज्ञान भवन में एक बार फिर चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और जाहिर है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब सीधा सीधा यही है कि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी कार्यक्रम का ऐलान आयोग करने जा रहा है। इसमें चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि 6 से 8 चरण में पश्चिम बंगाल में मतदान होगा और साथ ही असम में शायद 3 चरणों में मतदान कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान कराने की संभावना जताई जा रही है। और सूत्रों का कहना है कि सारे 5 विधानसभाओं के लिए काउंटिंग एक ही दिन होगी और उसी दिन 1 मई या उससे पहले ही विधानसभाओं के गठन की प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि 4 मई से बोर्ड के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। जी संजय, लेकिन इस दौरान देखना ये भी होगा, हालांकि बिहार में इससे पहले इलेक्शन हो चुके हैं कोरोना के दौर में, लेकिन कोरोना संक्रमण प्लस बच्चों के एग्जाम हैं या स्कूल खुलने को लेकर जो एक पूरा प्रोसेस है, तो ये सब कुछ भी इस बार एक चैलेंज के तौर पर जरूर होगा इलेक्शन कमीशन के सामने। जी हाँ, चैलेंज के तौर पर इसलिए भी होगा कि चुनाव आयोग ने लगातार सबसे ज्यादा दौरे इन राज्यों के किए हैं और इसमें अभी भी डॉक्टर सुदीप जैन पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए और वहां जाकर उन्होंने सारी तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती है और तमिलनाडु, केरल जहां मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए काफी बड़ी चुनौती है ऐसे में चुनाव कराना। और चुनाव आयोग का कहना है कि उन्होंने तमाम एहतियाती उपाय कर लिए हैं और इसके साथ ही सुरक्षा बलों का भी पूरा बंदोबस्त है। चुनाव के घंटे में, मतदान के घंटों में इजाफा भी है ताकि लोग आराम से बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर सके। जी, बड़ी खबर हमें संजय यहाँ पर दे रहे हैं। बंगाल में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन की टीम ने बंगाल में दौरे भी किए हैं, अलग अलग दलों ने उनसे मुलाकात भी की है। कोरोना काल, स्टूडेंट्स के स्कूल खुलना, बोर्ड एग्जाम का टाइम, ये सारे चैलेंजेस इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने भी हैं। लेकिन संजय, इन सबके मद्देनजर एक और बड़ा चैलेंज जो इस वक्त जमीन पर दिखाई देता है बंगाल में, चुनावी हिंसा, जिसकी तस्वीरें हमने बीते 2-3 महीनों में देखी कि कैसे आपस में कार्यकर्ता उलझे हैं, वहां पे खून खराबा हुआ है। इस चुनौती से कैसे इलेक्शन कमीशन निपटेगा और जो एक रक्त रंजित तस्वीर दिखाई देती है उससे बचे बंगाल, ये एक बड़ा सवाल है इस वक्त। जी हाँ, चुनाव आयोग जिस समय निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल के चुनावी तैयारियों के दौरे पर था, उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने वहां के अधिकारियों के साथ साफ साफ वहां के कानून व्यवस्था की स्थिति पर अपनी नाराजगी और निराशा जताई थी और उनका कहना था कि ये बहुत बुरी स्थिति है। इस पर पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव ने कहा था कि चुनाव आने तक पूरी कानून और व्यवस्था की स्थिति सही हो जाएगी, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर तैनात होंगे और इस पर राज्य सरकार तैयार हो गई कि वो मतदान केंद्रों से दूर दूर तक राज्य पुलिस को दूर रखा जाएगा। वो शहर, गांव, कस्बों, इनकी सुरक्षा व्यवस्था पे ध्यान देंगे और जो मतदान केंद्र हैं उनके आसपास का सुरक्षा घेरा केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में होगा। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव होंगे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से तू दाल दाल में बात की स्थिति रहती है बंगाल में, तो वहां पर किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए और चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए, चुनाव आयोग के लिए। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता इस वक्त कोलकाता से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इंद्रजीत, देखिए, हर साल जब भी चुनाव आते हैं तब तारीखों का ऐलान किया जाता है, लेकिन इस बार सबकी नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर इसलिए भी है क्योंकि तारीखों के ऐलान से ही पहले वहां पर रण शुरू हो चुका है। कई जगहों पर ऐसी जहां पर बीजेपी की रैली को, रथ यात्रा को इजाजत नहीं देना, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो तारीखों के बाद लागू होता है, लेकिन यहां पर तो तस्वीर अलग ही है।
जी हाँ, बिल्कुल। और चुनावी जो प्रिपरेशन है वो हम कह सकते हैं 6 महीने पहले शुरू हो गया था। दुर्गा पूजा से शुरू होके तब से चुनाव का जो कैंपेन है वो शुरू हो गया है। हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दुर्गा पूजा से जुड़ गए, ममता बनर्जी खुद कितने सारे दुर्गा पूजा में उन्होंने भाग लिया। तब से ये पहली बार है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, इतने पहले से ही दोनों ही जो पक्ष है, दोनों ही पार्टियां हैं वो मैदान में उतर चुकी है। और इस वक्त चुनाव ऐलान होने से पहले ही हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार पश्चिम बंगाल के दौरे में आ चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और ममता तृणमूल के पक्ष से ममता बनर्जी खुद और अभिषेक बनर्जी विभिन्न जगहों पे रैली कर रहे हैं, रैली को संबोधन कर रहे हैं, रोड शो हो रहा है। तो आप कह सकते हैं पूरे दमखम के साथ दोनों ही पार्टियां जुड़ गई है ऐसे एक वक्त में जब चुनाव ऐलान नहीं हुआ है। और आज हो सकता है कि चुनाव का डेट ऐलान हो जाए, जैसे कि संजय जी खुद कह रहे थे कि इस बार लग रहा है कि 8 चरणों में चुनाव होगा, पिछली बार 7 चरणों में हुआ था। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो है वो चुनाव में हिंसा, चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा और किस तरह का सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम इलेक्शन कमीशन कर पाएगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच, सुनील अरोड़ा खुद पश्चिम बंगाल के दौरे में आए थे, उनके साथ साथ पूरा इलेक्शन कमीशन का बेंच आया था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस सुपरिंटेंडेंट के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। और कुछ दिन पहले आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी सरकार ने ये आकलन करते हुए बहुत सारे ऐसे रद्दबदल भी किए थे पुलिस पोस्टिंग्स में। क्योंकि कोलकाता पुलिस के जो कमिश्नर हैं, विधाननगर जो क्षेत्र है उनके पुलिस कमिश्नर, आपका हावड़ा में पुलिस कमिश्नर, इन सब पुलिस कमिश्नरों को बदल दिया गया है। तो सबकी निगाहें अब उस चीज पे रहेगी कि जो नया पुलिस कमिश्नर इनको लाया गया है कोलकाता में, सोमेन मित्रा, और पिछली बार जब चुनाव हुआ था तब भी राजीव कुमार जब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे, उनको हटा के इलेक्शन कमिश्नर ने ही सोमेन मित्रों को लाया था। तो इस बार शायद प्रीएम्प्ट करते हुए ममता सरकार ने खुद सोमेन मित्रों को लगा दिया है, अनुज शर्मा को हटा दिया है। क्या फिर से कोई रद्दबदल होगा जब चुनाव आयोग और जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हो जाएगा? इन सब पे हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कितने चरणों में चुनाव होगा इस बार। आकलन ये लगाया जा रहा है कि 8 चरणों में हो, क्योंकि उत्तर बंगाल से दक्षिण बंगाल तक बहुत लंबा क्षेत्र है और जो सेंट्रल फोर्स है उनका डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। हम लोगों के पास ये खबर था कि 125 कंपनी सेंट्रल फोर्स 25 तारीख तक पश्चिम बंगाल में आ जाएगी। हम देख रहे हैं विभिन्न जिले में ऑलरेडी सेंट्रल फोर्स की तैनाती भी हो गई है और कुछ जगहों पे सेंट्रल फोर्स रूट मार्च भी कर रही है। तो सिक्योरिटी का इंतजाम सबसे बड़ा एक कंसर्न है और कड़ी निगरानी के बीच में सेंट्रल फोर्स की इस बार चुनाव होने वाली है। और इसको लेके जिस तरह का राजनीतिक तर्जा है दोनों ही पार्टियों में, सियासत भी गरमाने लगी है। जहां तृणमूल ये कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स को भेज के लोगों को इंटिमिडेट करने की कोशिश मोदी सरकार के द्वारा हो रहा है, वही बीजेपी कह रही है कि बिना सेंट्रल फोर्स की यहाँ पे चुनाव फ्री एंड फेयर कतई नहीं हो सकता। तो इसीलिए सबके निगाहें इस बार ये रहेंगी कि इलेक्शन कमीशन कितने फेज में पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाना चाहती है। अहम जानकारी हमें इंद्रजीत कुंडू दे रहे हैं कोलकाता से। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इलेक्शन कमीशन के आगे, जिसमें चुनावी हिंसा एक अहम मुद्दा और खासतौर पर बंगाल के लिहाज से, क्योंकि अभी भी जो तस्वीरें वहां दिखाई दी हैं, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा। और ये चिंता इलेक्शन कमीशन की मीटिंग्स में और जब उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से की तो नाराजगी उनके भीतर दिखाई दी। हिमांशु मिश्रा भी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। हिमांशु, बड़ा सवाल यह कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कमर तो कस चुकी हैं, बंगाल पर इस बार सबकी निगाहें हैं क्योंकि वहां पर हाई स्टेक्स इस वक्त दिखाई देते हैं। किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हुए हैं? चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है शाम 4:30 बजे तक। देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल चुनाव की तैयारियों को लेकर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेगा कि 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं उसमें क्या क्या तारीख होंगी और कितने कितने फेजेस में चुनाव होगा, उसको लेकर कोई भी पार्टी, बीजेपी हमेशा ये कहती रही है हम चुनाव के लिए तैयार हैं और सभी पार्टियां चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन सबके कुछ ना कुछ अपने अपने सवाल है। जैसे इंद्रजीत बता रहे थे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो 125 कंपनियां तैनात की गई हैं उसको लेकर टीएमसी सवाल उठा रही है कि सिर्फ बंगाल में ही क्यों, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा है कि वहां पर जो है जिस तरीके का माहौल है और लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसमें जो है फ्री एंड फेयर चुनाव जो है
वो सेंट्रल फोर्सेस के अंदर ही हो सकता है। और ये बात हमेशा बीजेपी भी कहती रही। अब देखना यह है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चैलेंज ये है कि असम में उसको अपनी सरकार को दोबारा लाना है। बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है ये चुनाव जीतने के लिए, और हमेशा बीजेपी के नेता ये बात कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा सीटें हम बंगाल में जीतने जा रहे हैं। तमिलनाडु में उनका जो है अलायंस है एआईएडीएमके के साथ, वहां पर भी बीजेपी की कोशिश होगी कि उनका अलायंस जीते। पुडुचेरी के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार थी, अभी विश्वास मत के दौरान जो है वहां पर वी नारायण स्वामी जो है फ्लोर टेस्ट हार गए, और उसके बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि वहां पर जनता की सरकार बनने जा रही है। तो कोशिश बीजेपी की रहेगी कि वहां पर भी अच्छा नंबर ले और उनके अलायंस की जो है वहां सरकार बने। और उसके साथ ही केरल में चुनाव है, वहां पर भी बीजेपी की कोशिश है कि उनका प्रदर्शन जो है पिछली बार से ज्यादा बेहतर हो, वहां उनका वोट परसेंटेज बढ़े और वहां पर केरल में उनका खाता खुले इस बार। साथ ही हिमांशु, पिछली बार 7 चरणों में चुनाव हुआ था, इस बार ये माना जा रहा है कि 8 चरणों में चुनाव हो सकता है। ऐसे में एक एडेड एडवांटेज बीजेपी के लिए ये, क्योंकि उसको 5 राज्यों पर फोकस करना है, ज्यादा समय प्रचार और प्रसार के लिए मिलेगा। टीएमसी तो सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है। बिल्कुल, देखिए टीएमसी जो है वो पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है, और बीजेपी को ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि असम में उनकी सरकार है। पिछले 5 साल से उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उनका गठबंधन था, और उस गठबंधन के अंदर बीजेपी ने 90 सीटें ली थी 126 में से। तो उस तरीके का प्रदर्शन एक बार बीजेपी फिर से दोहराना चाहेगी। पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन बीजेपी के सामने वहां पर चुनौती है क्योंकि असम में बीजेपी जो है अभी तक चुनाव की घोषणा होने से पहले तक बीजेपी ने वहां पर अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। वहां कई पावर सेंटर हैं, सर्बानंद सोनोवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद एक पावर सेंटर रहे। हेमंत विश्व शर्मा नॉर्थ ईस्ट के अंदर बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़े संकट मोचक है। दूसरी तरफ दिलीप सेकिया जिनको अभी महासचिव बनाया, पार्टी के सांसद हैं, वो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। तो पार्टी और संघ की तरफ से ये हमेशा है कि पार्टी के काडर या आरएसएस के किसी काडर को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाए, बाहर के लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा ना किया जाए। ये सारी तमाम कोशिशें हैं, और साथ ही साथ तमिलनाडु के अंदर जो उनके गठबंधन का किला है उस किले को भी बचाना है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का हालात एआईएडीएमके के साथ बीजेपी के हुए थे वो शायद बहुत ही अच्छे नतीजे नहीं थे। 39 सीटों में से जो है डीएमके को 38 सीटें मिली उनके गठबंधन को, और सिर्फ एआईएडीएमके के एक सांसद चुन कर आए 39 सीटों में से। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 3 स्टेट में उनका खासकर स्टेक लगा है। पुडुचेरी में जो है बीजेपी और उनका अलायंस बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। केरल में वो अपना खाता खोलना चाहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि विपक्ष जरूर बटा हुआ है, लेकिन लौटेंगे आपके पास हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 8,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में भी 5 लोगों की कोरोना से जान गई है और 1145 नए केस दर्ज किए गए। इंसानी जान का दुश्मन बने कोरोना वायरस ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। 5 राज्यों में खतरे की घंटी बज चुकी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और पंजाब में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आंकड़े डराने वाले हैं। महाराष्ट्र में 24 फरवरी को कोरोना के 8,807 नए केस सामने आए, जबकि 80 लोगों की जान भी चली गई। 23 फरवरी को महाराष्ट्र में 6,218 नए केस सामने आए थे, जबकि 22 फरवरी को कोरोना के 5,210 नए केस सामने आए थे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कल कोरोना के 1,067 केस सामने आए थे। पुणे में कल कोरोना के 743 केस सामने आए। महाराष्ट्र के अमरावती में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बुधवार को यहां कोरोना के 802 नए केस सामने आए, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई। अमरावती में लॉकडाउन लगा है, सिर्फ आवश्यक सेवाएं चल रही हैं। सड़क पर पुलिस तैनात है। उधर वाशिम में कोरोना संक्रमण की बड़ी खबर आई है। वाशिम के रिसोर्ट तहसील के ग्राम देगान स्थित एक स्कूल के हॉस्टल में 190 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 4 शिक्षक हैं। कोरोना पॉजिटिव आने वाले ज्यादातर छात्र अमरावती और यवतमाल जिले के हैं। वाशिम जिले में कुल मिलाकर 318 नए मरीज पाए गए। महाराष्ट्र के वाशिम से एक चिंता करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर कल एक हॉस्टल से 190 छात्र कोरोना पॉजिटिव सामने आए। इससे पहले इस हॉस्टल में 40 छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद हॉस्टल में मौजूद सारे छात्राओं का कोरोना टेस्ट हुआ था।
अब इस हॉस्टल में 230 छात्र कोरोना पॉजिटिव है। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सीनियर ऑफिशियल्स वहां पर जाके मौके का जायजा लिया और साथ ही सभी छात्राओं को मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। बुधवार को 200 नए केस आने के बाद दिल्ली में भी खतरे की घंटी बज चुकी है। महाराष्ट्र और केरल से दिल्ली आने वालों को क्वारंटीन किया जा रहा है। वहीं दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र पहुंचने वालों की भी चेकिंग की जा रही है। मुंबई से सौरव वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है चुनाव आयोग की, जिसमें 5 राज्यों में आगामी चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। 4:30 बजे बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग कोरोना काल के बीच और स्कूल खुले होने की प्रक्रिया के बीच तारीखों का ऐलान करेगा। इन सभी बातों के मद्देनजर ये कोशिश की जाएगी कि मई तक ये चुनाव पूरे कर लिए जाएं। ये माना जा रहा है कि 1 मई तक चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। 4:30 बजे डेट्स का अनाउंसमेंट किया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। पिछले बार के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव हुआ था। इस बार यह माना जा रहा है कि 8 चरणों में चुनाव हो सकता है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी तारीखों का ऐलान जो आज किया जाएगा शाम 4:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा कि एक ऐसे दौर में इन चुनावों की तारीखों का ऐलान हो रहा है जब पूरी तरीके से अभी तक देश कोरोना फ्री नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यहां पर 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन अपना पूरा विजन सामने रखेगा कि कैसे जो है चुनाव है इन 5 राज्यों में कंडक्ट कराए जाएंगे। हालांकि बिहार में चुनाव इससे पहले कोरोना काल में कोरोना संक्रमण के दौर में हो चुके हैं, तो वो अनुभव भी इलेक्शन कमीशन के पास है। अब उसी के आधार पर आगे बढ़ते हुए 5 राज्यों में चुनाव की बारी है। ऐसा बताया जा रहा है कि मई के पहले हफ्ते में चुनाव की ये तारीखें हो सकती हैं। बंगाल पर सबकी निगाहें इसलिए क्योंकि बार बार जो कहा जा रहा है कि हाई स्टेक्स, जिस तरह से बीजेपी अब अपनी मौजूदगी वहां पर सत्ता हासिल करके दर्ज कराना चाहती है, तो ममता बनर्जी जिन्हें अपना किला बचाना है और विपक्ष की बड़ी नेता के तौर पर, एक बड़ी आवाज के तौर पर ममता बनर्जी को देखा जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का किला अब तक बीजेपी के लिए अभेद्य रहा है। तो कोशिश यही कि वहां पर भी अपना विजय रथ पहुंचाया जाए और जबरदस्त टक्कर ममता बनर्जी जरूर दे रही हैं, जो उनके अलग अलग चाहे वो रैलियां हों या जिस तरह से वो चुनावी हमले कर रही हैं बीजेपी की टॉप लीडरशिप पर, एक के बाद एक हर दिन तस्वीर बदलती दिखाई देती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि बंगाल में चुनावी हिंसा का जो इतिहास रहा है, ऐसे में चुनाव इस तरह से कराए जाएं कि कम से कम वही तस्वीर फिर जो है रिपीट होती हुई ना दिखाई दे। हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। हिमांशु, कुछ और डिटेल्स मिल रही हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या एक्सपेक्ट किया जाए, कैसे चुनाव होंगे और किस तरह के चैलेंजेस इस बार इलेक्शन कमीशन के सामने हैं? देखिए, बिल्कुल चैलेंजेस इलेक्शन कमीशन के सामने है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो है कोविड के अंदर जो है वो सिर्फ बिहार का ही चुनाव कराया है और इस बार उनको 5 राज्यों के चुनाव कराने देश के अलग अलग हिस्सों में, और वहां पर चुनाव जो है इस कोविड काल में होने। एक अच्छी बात यह है कि बिहार चुनाव जब हुए थे मीनाक्षी, तब जो है वैक्सीन नहीं आई थी, अब वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो है कई राज्यों के अंदर केसेस बहुत बड़ी तादाद में जो है लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन उन सबको ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग पूरी तरीके से जो है वो अपनी तैयारियां करके आज चुनावों की घोषणा करने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, इस संक्रमण से बचने के जितने उपाय हैं उन सबको किया जाएगा चुनाव के दौरान, और पूरी गाइडलाइन जो है चुनाव आयोग की तरफ से दी जाएगी कि किस तरीके से जो है पब्लिक रैलियों को किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए, कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और ये ध्यान रखा जाए कि कोविड से बचने के क्या क्या उपाय हैं, वो सारे उपाय जो है पॉलिटिकल पार्टीज जब अपनी चुनावी रैलियां करें तो उसमें ये इन सब चीजों को पालन किया जाए। बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। 5 राज्यों में जो है पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें हैं कि ममता बनर्जी तीसरी बार जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, या इस बार बीजेपी जो है ममता बनर्जी का बंगाल का जिक्र कर रहे हैं तो हम सीधे कोलकाता चल लेते हैं। पॉल में वहां से मौजूद है हमारे साथ। पॉल में इलेक्शन कमीशन 4:30 बजे आज तारीखों का ऐलान कर सकता है और आप तो उस ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं जहां पूरे देश की निगाहें टिकी हैं।
कि अभेद्य किला है जो बीजेपी के लिए अब तक, उसका भविष्य क्या होगा? किस तरह की हलचल आप कोलकाता में महसूस कर रही हैं पॉल में? जी मीनाक्षी, यहाँ पर तो काफी हलचल है, काफी एक्साइटमेंट है, क्योंकि एक तरह से यहाँ पर तो इलेक्शन कैंपेन कुछ महीनों से ही चल रहा है। दोनों तृणमूल और बीजेपी जो है, जो जिनको प्राइमरी कंटेंडर्स माना जा रहा है इस इलेक्शन में, वो पहले से ही कैंपेन कर रहे हैं। बीजेपी के सारे बड़े नेता यहाँ पर आके कैंपेन कर चुके हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 पॉलिटिकल रैलीज को संबोधित कर चुके हैं। अमित शाह आते हैं हर महीने, जेपी नड्डा खुद आते हैं हर महीने, कल भी वो यहीं पर थे पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी भी कैंपेन कर रही है जोरों शोरों से। अब काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब डेट्स अनाउंस हो जाएंगे तो ये कैंपेन फुल फ्लेजेड हो जाएगा। मॉडल कोड तो लग ही जाएगा, जिस वजह से आप किसी तरह की प्रोमिसेस या अनाउंसमेंट तो नहीं कर पाएंगे, पर आप जिस तरह से लोगों के पास जाएंगे, फाइनली जाकर लोग अपना मन बनाएंगे कि उन्हें किस पार्टी को वोट देना है। अब तक जो हम सेंस कर रहे थे ग्राउंड पर, चाहे लोग एक पार्टी की तरफ हो या दूसरी पार्टी की तरफ हो, यहाँ पर जो कलकत्ता में लोग, यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं, वो पॉलिटिकली काफी शार्प होते हैं। वो पॉलिटिक्स को बड़े ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, हर स्पीच को सुनते हैं, हर बात को समझते हैं, हर खबर पर नजर रखते हैं और उसके बाद अपना मत बनाते हैं। पर जितना हमने उनसे बात किया था, उनका कहना था कि देख रहे हैं कैंपेन हो रहा है, बात सुन रहे हैं लोगों की, फिर बताते हैं कि आखिरकार हमारा मत किसको जाएगा। क्योंकि आप तो ग्राउंड जीरो पर काफी होगा। वक्त से पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, आपने अलग अलग रैलियों को देखा है, संबोधन को देखा है, किस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, बड़े बड़े दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाता है, अपनी पूरी रूपरेखा को फाइन ट्यून करने का मौका मिलता है पार्टियों को, कहां पर, किस डेट पर, किस राज्य में किस तरीके से रैली करनी है, या फिर कोई और आप कहते हैं पॉलिटिकल सभा का आयोजन करना है, इन सब चीजों को फाइन ट्यून करने का मौका। जी, अब कैंपेन जो है पूरी तरह से फुल फ्लेजेड तरीके से शुरू हो जाएगा। अब तक जो है आप देख रहे थे कि सारे नेता एक दो हफ्ते के गैप में आ रहे थे। अब आप देखेंगे कि जो भाजपा है, जो पूरी तरह से कैंपेन मोड में ऑलरेडी आ चुकी है, वो पूरी तरह से अपने आप को झोंक देगी इस इलेक्शन कैंपेन में। उनके पास 1 महीना है, 1 महीने का मॉडल कोड लगेगा, फिर डेट्स लग जाएंगे इलेक्शंस के, पोलिंग के। अप्रैल के महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्शंस होंगे, पूरा महीना इलेक्शंस में बीत जाएगा। हाँ, पिछली बार 6 फेजेस में इलेक्शंस हुए थे। भाजपा इस बार जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने डिमांड रखी है, रिक्वेस्ट रखी है कि आप 8 फेजेस में इस इलेक्शन को करें। उनका कहना है कि उस तरह से फिर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्शन काफी सेंसिटिव होगा सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए। तो सेंट्रल फोर्सेस को अगर मैक्सिमम तरीके से ग्राउंड पर रखना है तो ज्यादा से ज्यादा फेजेस कीजिए, ताकि जो उनका कॉन्सेंट्रेशन हो एक एक जिले में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि भाजपा का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर काफी गंभीर है, यहाँ पर काफी हलचल हो सकती है इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए। और उनका ये भी कहना है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट पुलिस है, वो एक तरह से, पुलिस डिपार्टमेंट जो है, वो एक तरह से यहाँ के स्थानीय सरकार के साथ मिली हुई है और उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पे चल रही है। जबकि इलेक्शन कमीशन इंश्योर करेगी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ग्राउंड पे जो एडमिनिस्ट्रेशन लगेगी इलेक्शन ड्यूटी में, पोल ड्यूटी में, वो पूरी तरह से अनबायस्ड रहे, पूरी तरह से न्यूट्रल रहे। ठीक है, लौटेंगे पॉल में। हिमांशु भी मौजूद है हमारे साथ। हिमांशु, जो 5 राज्यों में अब चुनाव होने हैं, उसे लेकर देखिए अब 8 तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, यानी अब फर्दर घोषणाएं नहीं हो पाएंगी। क्या स्ट्रैटेजी यहां से अब बीजेपी की भी आगे रहेगी? क्योंकि जो कैंपेनिंग प्लान होती है, जो घोषणाएं या रैलियां प्लान होती हैं, उसे लेकर अब और ज्यादा जो है अग्रेसिव दिखाई देगी पार्टी। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, पार्टी बहुत आक्रामक रूप में दिखाई देगी, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में, असम के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, पुडुचेरी के अंदर, केरल में भी पार्टी की पूरी पुरजोर कोशिश होगी कि उनका वोट बैंक जो है वो बढ़े और साथ ही साथ उनका खाता जो है वो केरल में खुल जाए पार्टी का। और ये कोशिश बीजेपी जरूर चाहेगी कि केरल में उनका कम से कम ये जरूर रहे कि वो एक अच्छी स्थिति में दिखाई दे और अगली बार जब वो कोशिश करे तो बहुत बेहतर स्थिति हो। पश्चिम बंगाल को लेकर पॉलमी ने सारी बात कह दी है। अब मैं एक और बात आपको बता दूं कि बीजेपी ने वहां पर 8 नेताओं की तैनाती पहले ही कर दी थी,
जिसके अंदर जो है आप अगर देखें तो संजीव बालियान थे, गजेंद्र सिंह शेखावत थे, नरोत्तम मिश्रा थे, मनसुख मांडविया थे और केशव प्रसाद मौर्य थे, नित्यानंद राय थे और प्रहलाद पटेल थे। ये 8 नेताओं की नियुक्ति पार्टी ने पहले ही कर दी थी। 8 जोन में बांटा था, सबको 5 से 6 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी थी, वो जाएं और महीने में ये कहा गया था लगभग 3 बार जाना होगा। तैयारी बीजेपी कर रही है। अब ये कह सकते हैं कि वहां पर बीजेपी के सांसदों का, विधायकों का, मुख्यमंत्रियों की एक ऐसी ये कह सकते हैं कि बाढ़ आ जाएगी जहां पर सभाओं से लेकर रैलियां, हर छोटी से बड़ी रैली बीजेपी करेगी और ये पूरी कोशिश करेगी। जिस तरीके के नतीजे लोकसभा चुनाव में आए थे 2019 में, बीजेपी को 18 सीटें जीतने को मिली थी, 42 में से बीजेपी की कोशिश होगी उससे बेहतर प्रदर्शन कर इस बार जो है पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी जो है वो अपना झंडा फहरा दे। और वहां लौटेंगे आपके पास हिमांशु। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं विज्ञान भवन से, जहां पर 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव आयोग की। संजय, क्या खबरें मिल रही हैं? 4:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, कितनी देर तक चल सकती है? क्या डिटेल्स, क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल 4:30 बजे इसी विज्ञान भवन के हॉल नंबर 5 में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसके साथ ही 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव का ऐलान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर स्थिति बिल्कुल साफ है। चुनाव आयोग इस ऐसे समय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो चुनाव के ऐलान के अलावा और कोई मुद्दा नहीं होता है। इसलिए हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि चुनाव आयोग 4:30 बजे इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे कार्यक्रम की जानकारी देगा। और हमारे सूत्र पहले भी ये बता चुके थे, हम अपने दर्शकों से शेयर कर चुके थे कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में या मार्च के बिल्कुल शुरुआत में चुनाव आयोग अपने चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर देगा। 2 दिन पहले अभी कल ही उपचुनाव आयुक्त डॉक्टर सुदीप जैन पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए, वहां सारे लोगों से मुलाकात की और अब सुदीप जैन ने आकर सुबह अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट देने के साथ ही चुनाव आयोग ने ये तय कर लिया है कि अब पश्चिम बंगाल में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 8 से 9 चरणों में मतदान हो सकता है। असम में 3 चरणों में मतदान का कार्यक्रम बनाया गया है। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक ही दिन, एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। 4:30 बजे सारी चीजें बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाएंगी। रही बात चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना समय लगेगा, जो मेरा पिछले 20 साल का अनुभव है उसमें चुनावी तारीखों का ऐलान सबसे आखिर में चुनाव आयोग करता है। लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग सारे राज्यों के बारे में, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, कितने मतदाता हैं, कितने पुरुष, कितनी महिलाएं, कितने ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे, क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन से एहतियाती उपाय किए जाएंगे, इन तमाम चीजों की विस्तार से जानकारी देता है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि शुरुआत के 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो शुरुआत का आधा घंटा कम से कम इन सारी चीजों पर लगेगा और उसके बाद 5:15 बजे के आसपास चुनाव आयोग चुनावी तारीखों का ऐलान करेगा, ऐसा मुझे अंदाज लग रहा है। और उसमें जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, हमारे सूत्रों ने लौटेंगे आपके पास संजय। हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, एक बड़ी चुनौती दरअसल बीजेपी के लिए यहाँ पर सीएम का चेहरा भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में रणनीति इसी के हिसाब से तय की जाएगी और अभी तक किसी भी राज्य में बीजेपी की कोई भी ऐसी बात से स्पष्ट नहीं हुआ कि वहां उस राज्य का सीएम का चेहरा कौन होगा। बिल्कुल मीनाक्षी, ये बात जरूर है कि 2014 के बाद से जब बीजेपी सत्ता में आई है ना, तब से जितने चुनाव में अगर बीजेपी गई है जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, वहां ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ने वहां चुनाव जीता है। आप याद कीजिए 2014 के बाद हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, वहां पे बिना मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के गई थी बीजेपी, तीनों राज्यों में जीते थे। उसके बाद यूपी, उत्तराखंड के अंदर उन्होंने मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, वहां पर चुनाव जीते। मणिपुर में चुनाव जीता। लेकिन असम के अंदर 2016 में जनवरी के अंदर चुनाव की घोषणाओं से पहले जो है सर्बानंद सोनोवाल को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया था। लेकिन इस बार स्थिति वैसी नहीं है। वहां पर हेमंत विश्व शर्मा एक बड़ी ताकत है, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के संकट मोचक है। अगर सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित बीजेपी करती है तो यह बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। हेमंता विश्व शर्मा के लोग नाराज हो सकते हैं। तीसरा, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर बना दिलीप सेकिया, जो आरएसएस और बीजेपी के बैकग्राउंड से आते हैं, सांसद हैं। बीजेपी इस बार जेपी नड्डा की टीम में महासचिव की भूमिका में है। तो ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है असम के अंदर अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के ने जो जमीन तैयार की है
उसमें कहें तो बाहर के लोगों को बहुत ज्यादा लोग हैं जो सांसद चुन के आए, पार्टी बैकग्राउंड के लोग भी हैं। ऐसे में बीजेपी कोई ऐसी गड़बड़ नहीं करना चाहती है, कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे गड़बड़ी हो जाए, किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके बाकी नेताओं को नाराज किया जाए या उनके जो संपर्क में कार्यकर्ता है वो नाराज हो जाए। बीजेपी ये गलती नहीं करेगी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जहां जहां बीजेपी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके गई है वहां वह चुनाव भी हार गई है। आप देखिए 2018 के अंदर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तीनों जगह पे उन्होंने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए। हमारे तमाम संवाददाता बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अभी भी जो संशय बना हुआ था, आज उस संशय से हम आगे बढ़ेंगे और 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के सियासी विस्तार के लिए ऑल इंडिया प्लान का होमवर्क पूरा कर चुके हैं और अब ग्राउंड पर सियासी एक्शन के लिए उनकी सेना हुंकार भर रही है। नई जानकारी यही है कि ओवैसी की सेना को बंगाल कूच का ऑर्डर मिल चुका है। ओवैसी की एंट्री का मतलब है बंगाल में त्रिकोणीय लड़ाई। क्या मुस्लिम फैक्टर की वजह से ममता राज में ओवैसी को रैली करने की परमिशन नहीं मिली? दो चेहरे हैं उनके, एक दिल्ली में एक बात करते हैं और बंगाल में उसके ऑपोजिट काम करते हैं लोग। अगर मैं पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को? और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये बताएंगे कि जहां पर हमारी पब्लिक मीटिंग होने वाली थी वहां का जो पुलिस के जितने ऑफिशियल्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद उनका इमीडिएटली ट्रांसफर करना। ओवैसी के सियासी हमले की बड़ी वजह है बंगाल में एआईएमआईएम की राह में डाले जा रहे हैं रोड़े। ऐसा क्यों, हम आपको बताएं उससे पहले ओवैसी फैक्टर समझिए। एआईएमआईएम की जड़ें हैदराबाद में बहुत पुरानी है, लेकिन अब ओवैसी के सियासी वृक्ष की शाखाएं देश भर में फैल रही हैं। आज ओवैसी की पार्टी की शाखाएं हैदराबाद से होते हुए आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और अब तेजी से बंगाल की तरफ बढ़ रही है। 2 सांसद वाली पार्टी आज अपना कैडर देश के अलग अलग हिस्से में तैयार कर रही है, यानी चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं ओवैसी। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा इख्तियार है, मगर मैं जो पैगाम अल्लाह के फजलो करम से, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अहले दिल की दुआओं की वजह से और मैं जिन नेक लोगों की सोबत में उनके पैरों के पास बैठकर थोड़ा बहुत इल्म हासिल किया, ये पैगाम दे रहा हूं कि जाना तो है मुझे एक दिन, मगर मैं जो सोच और पैगाम देकर जा रहा हूं वो इंशाअल्लाह ताला मेरी इस दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह अपने फजलो करम से उसको जिंदा और आबाद रखेगा। वो पैगाम मेरा नहीं है, वो पैगाम यह है कि गोधरा की सरजमीन पर आपकी लीडरशिप पैदा हो, गोधरा की सरजमीन पर हमारी बहनें लीडर बने, गोधरा की सरजमीन पर हमारे बच्चे लीडर बने जो 2.5 साल का ड्रामा नहीं करेंगे बल्कि बातिल ताकतों की आंख में आंख डालकर गोधरा के हक के लिए लड़ेंगे, जो गुजरात के मजलूमों की आवाम के लिए हक के लिए लड़ेंगे। ओवैसी गोधरा से चुनावी रैली के बाद बंगाल जाने वाले थे। कोलकाता के मटिया बुर्ज में असदुद्दीन ओवैसी को अपनी रैली रद्द करनी पड़ी क्योंकि यहां प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। आज ममता सरकार पर ओवैसी इन 4 तस्वीरों को हथियार बनाकर हमला कर रहे हैं। पहली तस्वीर बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, दूसरी तस्वीर बंगाल में ममता बनर्जी की रैलियां, तीसरी तस्वीर बंगाल में जेपी नड्डा की रैलियां, चौथी तस्वीर बंगाल में अमित शाह की सभाएं। नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते? भैया हम पब्लिक मीटिंग करेंगे, ठीक है, पब्लिक नहीं आएगी मगर राइट तो है ना।
बंगाल में सियासी जमीन तैयार करने के लिए ओवैसी बीते 1 साल से मेहनत करते आ रहे हैं और उन्होंने मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी बंगाल के उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर जिलों में पार्टी का जनाधार तैयार कर लिया है। ये वही जिले हैं जहां बीजेपी ने 2019 में 7 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें जीत ली थी। ऐसे में ओवैसी की बंगाल में एंट्री से सीधा असर ममता के वोट बैंक पर पड़ेगा, जबकि 1 दशक से इन वोटों पर टीएमसी का एक मुश्त कब्जा रहा है। ममता को पता है कि जोशीला भाषण देने में माहिर ओवैसी के आने से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होना बंगाल में तय है, जिसे रोकना मुश्किल नहीं असंभव है। ओवैसी की सियासी लाइन भी एकदम क्लियर है। मुस्लिम माइनॉरिटी में, खास तौर से यूथ में एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारा पॉलिटिकल रेलेवेंस हो, हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी अगर यूथ अगर आकर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि टीएमसी गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। 2019 में हासिल टीएमसी के 43.3% वोट शेयर में से मुस्लिम का हिस्सा 23.3% रहा था। बंगाल की आबादी में अल्पसंख्यकों का हिस्सा करीब 30% है। ओवैसी जानते हैं कि बंगाल में उनकी पार्टी के लिए खाद पानी सब मौजूद है। प्लान बंगाल के साथ वो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास के संपर्क में है।